वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सीमा, योर पॉलिटी एजुकेटर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत के की पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। इसको रिवाइज करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम पहले थ्योरी में भी पढ़ा चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ डाउट लग रहा है, तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध का सरगर्म और दौर, बर्लिन की दीवार। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो शीत युद्ध था, जो कोल्ड वॉर था, उसका सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से सबूत था वो क्या था, बर्लिन की दीवार थी। ठीक है, बर्लिन की दीवार जब खड़ी हुई तभी वहीं से माना जाता है कि शीत युद्ध आरंभ हुआ, शुरुआत हुई। जो पहली दुनिया के देश थे उनको पहली दुनिया का जो देश था उसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, और जो दूसरी दुनिया का देश है उसको हम समाजवादी सोवियत गणराज्य, ठीक है, के रूप में जानते हैं। यानी कि जो पहली दुनिया के देश थे वो यूएसए था, और जो दूसरी दुनिया का देश था वो यूएसएसआर था। ठीक है, और जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जब हुआ या फिर गुट निरपेक्षता की नीति जब अपनाई गई, उसमें जो कंट्रीज़ ने कंट्रीब्यूशन किया, सदस्यता ग्रहण की, उसको हम तीसरी दुनिया के देश भी कह सकते हैं। एक तरीके से यहाँ पे दुनिया कहने का मतलब है कि एक यूएसए और इसके साथी सदस्य राष्ट्र को हम पहली दुनिया में या फिर पहला गुट कह सकते हैं, और यूएसएसआर और इसके सदस्य राष्ट्र को हम दूसरी दुनिया यानी कि दूसरा गुट कह सकते हैं। और जो गुट निरपेक्षता की नीति जिन्होंने अपनाया था उसको हम बोल सकते हैं तीसरी दुनिया के देश या फिर तीसरी गुट के या तीसरे खेमे के लोग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सोवियत संघ के बारे में पढ़ रहे हैं। पिन से लेके कार तक का उत्पादन, परंतु गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों की स्तर की नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली सोवियत संघ के बारे में बात हो रही है कि पिन से लेके कार तक का उत्पादन होता था। यहाँ पे हर एक चीज़ का उत्पादन वहाँ पर होता था, लेकिन जो उसकी क्वालिटी अमेरिका के कंपैरिजन में थोड़ी कम थी। ठीक है, सत्तावादी प्रणाली कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, और जो सोवियत संघ था यानी कि जो सोवियत गुट था वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। वहाँ पे एक दलीय प्रणाली थी। ठीक है, वहाँ पर बार बार एक ही दल का प्रभुत्व था, इसीलिए वहाँ पर उस पार्टी का दबदबा हो गया। सोवियत संघ में 15 गणराज्य जिसमें से एक रूस था। ठीक है, अब देखो सोवियत संघ क्या एक राष्ट्र से थोड़ी ना बना था, इसमें 15 गणराज्य थे। और ये जो गणराज्य थे कैसे सोवियत संघ बने, यहाँ पर जो एक फांसीवाद था, उस फांसीवाद से बचाए गए राष्ट्र थे। ठीक है, फांसीवादी ताकतों के चंगुल से बचाए गए या फिर मुक्त कराए गए राष्ट्र थे, जिनको मिलाकर एक सोवियत संघ या फिर सोवियत गणराज्य बना था। इसमें 15 गणराज्य शामिल थे, जिसमें से रूस भी एक था, और रूस को एक तरीके से इस गणराज्य का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री या फिर गणराज्य रहा है। और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद भी सोवियत संघ की जो उपाधि थी वो किसको उत्तराधिकारी के रूप में किसको सौंपी गई, वो सौंपी गई रूस को। 1980 के दशक में गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। अब जो 1980 का दशक था वहाँ पर आप जानते हैं कि 1945 से ही शीत युद्ध का आरंभ हो गया था। तो जो 1980 का दशक था, जहाँ पर गोर्बाचेव नेता थे सोवियत संघ के, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्र में काफ़ी सारी ऐसी जो है चीज़ें हो रही थी जो कि जनता को स्वीकार नहीं थी। इसलिए उन चीज़ों को सही करने के लिए उन्होंने क्या कहा, आर्थिक राजनीतिक सुधार किए और लोकतंत्रीकरण की नीति को अपनाया। ठीक है, डेमोक्रेसी को अपनाया कि जनता क्या चाहती है इसके बारे में भी हम जान सकें और अपने देश का आर्थिक विकास अच्छे से कर सकें, क्योंकि सोवियत संघ अमेरिका के बराबरी के कारण गोला बारूद जैसे परमाणु हथियारों पर तो पैसा खर्च कर ही रहा था। उसके साथ साथ में जो उसके सदस्य राष्ट्र थे जो उसका साथ दे रहे थे, उन राष्ट्रों पर भी वो आर्थिक सहायता प्रदान करता था, और बाकायदा वो अपने राष्ट्र की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को खराब हो रही थी उसकी, इसी वजह से सन 1991 में येल्तनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। ठीक है, और जब 1991 में पूरी तरीके से सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो येल्तनिन एक राष्ट्र था
जिसने क्या कहा कि सोवियत संघ की समाप्ति हो गई है, उसने घोषणा कर दी, ठीक है, अपने ऊपर से उसका प्रभुत्व हटा दिया। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी के रूप में, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया 15 गणराज्य इसमें शामिल थे सोवियत संघ में, लेकिन फिर भी रूस, स्टार्टिंग से रूस इम्पॉर्टेंट रहा है और रूस की ही बात मानी गई है। उसी तरीके से जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई, तो सोवियत संघ की जगह सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसको बना दिया गया? रूस को बना दिया गया। आकांक्षाओं की पूर्ति न होना, ठीक है, संप्रभुत्ता व राष्ट्रीयता की भावना, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, अपनी अर्थव्यवस्था का स्तर जानना इत्यादि। देखिए, जब भी आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो सोवियत संघ के विघटन के कारण पर आएगा कि सोवियत संघ का विघटन के क्या कारण रहे हैं। तो आपको बेसिकली यही लिखना है कि देखिए, सोवियत संघ की जो जनता थी, उन्होंने सोवियत संघ की जो जनता थी उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही थी, यानी कि वो उनके जो गोल्स थे, उनके जो उद्देश्य थे, उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसके साथ साथ में सोवियत संघ के जो राष्ट्र थे और वहाँ की जो जनता थी, उसने संप्रभुत्व, सोवर्निटी और राष्ट्रीयता, नेशनलिटी की भावना को उत्पन्न कर लिया था, जिससे उन्हें अच्छा से ही गलत समझ में आने लगा था। इसी के साथ में केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था थी। इसका मतलब कि केंद्र का हर एक तबके में ज़्यादा हस्तक्षेप था, एक दलीय प्रणाली थी, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, जो कि जनता को स्वीकार नहीं हो पा रहा था। जनता को वहाँ पर अपना मत देने का अधिकार नहीं था। अपनी अर्थव्यवस्था का स्तर जानना, ठीक है। और जब सोवियत संघ के देशों को वहाँ के जनता को ये बताया गया कि हमारी देश की जो गुणवत्ता है उत्पादन की, सामान को बनाने की, वो अमेरिका से ज़्यादा अच्छी है। और जब सोवियत संघ की जनता को ये पता चला कि नहीं, अमेरिका की अच्छी है, हमारी ख़राब है, तो यहाँ पर सोवियत संघ की जो जनता थी वहाँ पर उनका गुस्सा जाहिर हुआ और वे अपने राजनीतिक खिलाफ हो गए और अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार से चुटकुलों और पत्र पत्रिका या फिर इस तरीके से लिख के या फिर कुछ चित्र बना के, चुटकुले बनाकर अपना विरोध प्रदर्शन करने लगे। शॉक थेरेपी को आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। अब देखिए, ये जो शॉक थेरेपी है, इस शॉक थेरेपी का बेसिकली यही मतलब है कि सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो क्या किया गया, जितने भी वहाँ पर निजी चीज़ें तो थी नहीं, वहाँ पे सब कुछ साम्यवाद था। सोवियत संघ में सब कुछ साम्यवादी प्रणाली पर आधारित था। और शॉक थेरेपी का मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस अचानक से किए गए जो वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकार को, वहाँ के राष्ट्रों को बहुत आघात पहुँचाया, ठीक है। जैसे कि सभी सरकारी फर्मों को निजी फर्म में बदला गया, ठीक है। वहाँ पे सब कुछ सरकारी था और सब कुछ सरकारी होने के बावजूद वहाँ पे डायरेक्ट सब कुछ निजी यानी कि प्राइवेट कर दिया गया, ठीक है, प्राइवेट कर दिया गया। सभी बैंकों का निजीकरण, लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों के हाथों में औने पौने दामों में बेच दिया गया, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, वहाँ पे बैंक थे, उन सभी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया और जितने भी वहाँ पे उद्योग थे, ठीक है, उन जितने भी वहाँ पे कंपनियाँ थीं, सबको क्या किया गया, प्राइवेट, गवर्नमेंट को प्राइवेट में तब्दील कर दिया गया। और जितनी भी वहाँ पे सरकारी कंपनियाँ थीं, बैंक थे, उन सभी को जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उनके हाथों कम से कम दाम में बेच दिया गया। मुद्रास्फीति बढ़ी, औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। अब देखिए, वहाँ की आर्थिक स्थिति पहले से ख़राब थी, राजनीतिक स्थिति भी ख़राब थी, जनता की कोई डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी, तो जनता भी नाराज़ थी। तो क्या हुआ, मुद्रास्फीति बढ़ गई, वहाँ पर महंगाई बढ़ गई। इसके साथ साथ में जो अभी कोई भी चीज़ें गवर्नमेंट है उसके बाद में उसको अचानक से प्राइवेट कर दिया जाए, तो जो प्राइवेट सेक्टर्स थोड़े नहीं जनता के बारे में सोचेंगे, वो तो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। तो अचानक से गवर्नमेंट जो सेक्टर्स थे प्राइवेट सेक्टर में चेंज कर दिए गए, तो वहाँ पर मुद्रास्फीति यानी कि जो महंगाई थी वो भी बढ़ गई। और जितना भी औद्योगिक ढांचा था, वहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ थी या फिर उत्पादन करने के क्षेत्र थे, उन सभी का बिल्कुल एक तरीके से पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, चरमरा गया। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ और देखने लायक है कि जो यहाँ पे जो सोवियत संघ है,
सोवियत संघ का विघटन के बाद सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया गया। इसको हम इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया, चेक तथा स्लोवाकिया। अब देखिए यहाँ पर जो पूर्वी यूरोप था, ठीक है, उसमें चेकोस्लोवाकिया थी या पूर्वी यूरोप थे वो सोवियत संघ के पिछलग्गू राष्ट्र थे, और जो पश्चिमी यूरोप थे वो अमेरिका के पिछलग्गू राष्ट्र थे। तो पूर्वी यूरोप यानी कि सोवियत संघ यूएसएसआर का जो हिस्सा था ये चेकोस्लोवाकिया, ये इसका सदस्य राष्ट्र था, एक तरीके से इसको सहयोग कर रहा था। तो यहाँ पर जब इतनी सारी चीज़ें चेंज हुई तो क्या हुआ कि इन्होंने भी, चेकोस्लोवाकिया भी दो तरीके से दो भागों में बट गया शांतिपूर्वक। ठीक। तो आपसे इस चैप्टर में बेसिकली यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके क्या कारण रहे। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको इसको समझा भी दिया है, आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाते हैं, हेडिंग्स मिल जाती हैं, आप थ्योरी बेस्ड पुरानी क्लास में से देख के पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, और तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।